हेलो दोस्तों, आज मैं आरकेबी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज विज्ञान की पूरी संपूर्ण भौतिक विज्ञान की एक ही क्लास में उपलब्ध करा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपके विज्ञान के पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे यहाँ से हम पहला चैप्टर देखते हैं। प्रकाश का क्या है? प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर देखो, प्रकाश क्या है? एक ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आँखों में क्या कहती है, दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आँखें क्या होती हैं, चारों ओर वस्तुओं को क्या कहती हैं, देख पाती हैं। ठीक, हमारा प्रकाश क्या है? प्रकाश जब हम क्या कहते हैं, किसी वेदना के कारण जब किसी वस्तु को या हमारे चारों तरफ रखी हुई वस्तु को हम देख पाते हैं, वही हमारा क्या है, प्रकाश है। फिर देखो, हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जब क्या कहता है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका आंशिक भाग क्या होता है, भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, चिकने या पॉलिशदार टकराकर लौटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं, कोई प्रकाश जो होती है परावर्तक तल से टकराती है और वहाँ से वापस लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं, देखो जब हम क्या करते हैं, प्रकाश जैसे मान लीजिए ये आपकी एक समतल है, ठीक, पॉलिशदार। हमारी क्या कहती है, प्रकाश यहाँ से ऐसे इस पे आती है, तो यहाँ पर जैसे टकराएगी, यहाँ से ऐसे फिर क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो हम इससे क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब आंशिक भाग, मतलब हम कह सकते हैं अधिकांश भाग क्या होता है, कुछ भाग अवशोषित कर लेता है ये चिकना सतह, लेकिन अधिकांश भाग हमारी क्या होती है, यहाँ से ये परावर्तित हो जाती हैं। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन का नियम क्या क्या है। देखो, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक क्या होता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। जैसे ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है और ये हमारी बिंदु है। ये तीनों क्या होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए। फिर कह रहा है दूसरा नियम क्या है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण की क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, हमारा क्या होता है कि परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा होता है आपतन कोण और ये होता है हमारा क्या, परावर्तन कोण होता है। और ये हमारा एक समतल दर्शाया गया है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। ठीक, अगर हम बात करें गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है। इसके एक तल पर क्या कहते हैं, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, जिससे दूसरा जो तल होता है वो क्या होता है, परावर्तक तल हो जाता है जिससे। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें कि यह एक क्या है, खोखला गोला है। ठीक, जब हम खोखले गोले को क्या करते हैं, काटते हैं, एक मान लीजिए यहाँ से काट दें तो एक इस प्रकार से एक प्राप्त हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार से। और दूसरा मान लीजिए हम यहाँ से काट देते हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्राप्त हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ऐसे हमारा प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जब अंदर ऐसे हम कुछ पारे की कलई या लाल फास्फोरस कुछ लगा देते हैं तो ये जो ऊपर का भाग होता है ये क्या होता है, एक परावर्तक तल बन जाता है, क्योंकि ये एक पारदर्शक गोला होता है। और जब हम इसके बाहर से पारे की कलई कर देते हैं यहाँ पर, या लाल ऑक्साइड लगा देते हैं, तो ये अंदर का भाग क्या हो जाता है हमारा, ये पारदर्शक परावर्तक हो जाता है, तल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दो प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार से जो इधर वाला काटते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एक अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक, और ये जो इस प्रकार से काटा जाता है ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। तो दोनों की जैसे मतलब हम कहते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी वहाँ जो केंद्र होगा ये इसकी फोकस बिंदु होती है। ठीक, हम कहते हैं यही जो यहाँ पर फोकस होती है ये इसकी सेंटर होती है, मुख्य बिंदु। ठीक,
और यहाँ से वक्रता केंद्र, और इसका जो मध्य बिंदु होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये जहाँ पर मिलता है तो वो हम कहते हैं इसकी फोकस होती है, क्या होती है, एफ होती है। चलो हम देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ दो प्रकार से काटे गए हैं, जैसे इस प्रकार से, तो ये हमारा जब बाहर से इस प्रकार से होगा और बाहर से अंदर पारे की कलई की जाएगी तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, अवतल दर्पण प्राप्त होगा। और जब हम इस प्रकार से देखें तो अंदर से अगर पारे की कलई की गई है तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखो ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। जैसे हमारा ये क्या है, एक गोला है, जब इसको काटते हैं तो यही जो होता है ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, और ये जो हमारा इस गोले का केंद्र होता है यही इसकी वक्रता केंद्र होती है। ठीक, वक्रता केंद्र होती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो होती है हमारी ये वक्रता क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसका जो मध्य बिंदु होता है ये हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की क्या फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र है, और ये हमारी वक्रता त्रिज्या है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये प्राप्त हुआ, और ये हमारा ध्रुव होता है। और अगर हम यही उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में इस प्रकार से आपका बना, तो ये हमारी क्या है, ध्रुव है, और ये क्या हमारी फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या पूरी होती है। और ये आपका जो होते हैं फोकस बिंदु होती है, यहाँ पर ये फोकस बिंदु होती है। मतलब हम कहते हैं कि जो प्रकाश क्या होते हैं मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएं और वहाँ से वापस लौटते समय जिस बिंदु से वो सभी बिंदुएं, सभी प्रकाश की किरणें लौटती हैं, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटती हैं, वही उसका फोकस बिंदु होता है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर हम बात करें अवतल दर्पण, कह रहा वह गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर पारे की कलई की जाती है तथा दबे हुए भाग पर किया जाता है, परावर्तक तल बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। हाँ, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिनमें हम दबे हुए भाग पर पारे की कलई करते हैं। ठीक, तथा बाहरी भाग क्या होता है, या उठा हुआ भाग, वो क्या होता है, परावर्तक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए ध्रुव क्या होता है, अगर गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, ठीक, जो ये परावर्तक तल होता है, तो ये मान लीजिए बाहर से अगर पारे की कलई की गई तो इसका जो मध्य बिंदु होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यही क्या हमारा कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसमें हम कह सकते हैं, इसमें भी देख लें तो इसमें मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो मध्य बिंदु यहाँ मिलेगी यही हमारी क्या कहलाएगी, ध्रुव कहलाती है। फिर दूसरी हम देखते हैं फोकस दूरी, कह रहा गोलीय दर्पण के ध्रुव के मुख्य फोकस दूरी तक दूरी को दर्पण से फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये हुआ दर्पण और ये हमारी मुख्य अक्ष हुई, तो ये मान लीजिए आपकी केंद्र है और ये आपकी ध्रुव है, तो इसका जो मध्य बिंदु होता है यही हमारा क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। तो ध्रुव से और यहाँ फोकस बिंदु की जो दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, फोकस तल, कह रहा फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। अर्थात जो हमारा ये होता है इस प्रकार से ये जो तल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वही दर्पण का भी वक्रता केंद्र कहा जाता है। फिर बात करें वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहती है, हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगर हम बात करें समतल पे, तो समतल जिसका ऐसा परावर्तक तल पृष्ठ समतल होता है जिसका समतल दर्पण कहलाते हैं। जिसे मान लीजिए हम यहाँ पर गोली से काट कर निकाले थे, अगर हम कोई ऐसे समतल मिल जाए तो इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। मतलब इसमें ना कोई उभड़ा हुआ भाग हो ना कोई दबा हुआ भाग, तो इसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलो हम देखते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। जैसे M1 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 M2 अवतल दर्पण पर
कह रहा है ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। कह रहा है जब वस्तु क्या हो, अनंत पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु से छोटा होगा, वह फोकस पर स्थित होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक वस्तु रखी गई है AB और ये कहाँ रखी गई है, अनंत पर। जब इसकी हमारी फोकस इस प्रकार से आएंगी तो ये यहाँ पर टकराने के पश्चात यहाँ से ये क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। यहाँ से टकराने के पश्चात देखिए ये हमारी आ रही है और यहाँ के लौटने के बाद ये वापस लौट जा रही है। तो ये हमारी केंद्र से जब हम टकराते हैं तो ये हमारा देखा जाए तो ये फोकस बिंदु पे क्या करता है, इसकी प्रतिबिंब अगर देखा जाए तो यहाँ उल्टा बना रहा है BA', ठीक, BA' पूरा बना रहा है, जो इसका जस्ट उल्टा हो, छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका जो क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो बिल्कुल फोकस बिंदु पे बनेगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखें। जब हम क्या करते हैं, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। देखो जब हम वस्तु को क्या कहते हैं, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तब भी प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, वस्तु छोटा होगा, वह फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होगा। अब देखो जब हम यहाँ वस्तु को यहाँ रख दिए, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, इनके बीच में हमारा ये देखिए VA' बना और ये हमारा दर्पण हुआ। ठीक, नेक्स्ट हम स्थिति देखते हैं। देखो जब हम क्या करते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वस्तु उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वह वस्तु के बराबर बनेगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर वस्तु रखिए, इसका जब हम ग्राफ खींचते यहाँ जाके टकराता है, इसका यहाँ जाएगा, यहाँ से टकराएगा, मतलब ये आपकी आकृति ऐसी बनी जैसे यहाँ वस्तु को सीधा रखा गया तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बना और जितनी बड़ी वस्तु यहाँ है उतनी बड़ी वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो जब हम फिर क्या करते हैं, वस्तु को फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, तो हम बीच में रखेंगे तो इसकी जो प्रतिबिंब होगी वक्रता केंद्र और कहाँ बनेगी, अनंत के बीच बनेगी। और जब हम क्या करेंगे, वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर होगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, और जब हम क्या कहते हैं, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु और ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। जब हम क्या करते हैं, वस्तु और फोकस के बीच में रखते हैं तो देखो यहाँ पर ये इसमें हमें आभासी प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को यहाँ पर इस बार काटेंगे नहीं, तो यहाँ पर इसका दर्पण के पीछे बनता है आभासी। ठीक, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे वस्तु को। चलो फिर हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। देखो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, M1 M2 उत्तल दर्पण है। फिर कह रहा है ध्रुव P है, फोकस दूरी F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। देखो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, उत्तल दर्पण में वस्तु प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वह वस्तु से छोटा होगा। दर्पण के पीछे दर्पण व फोकस के बीच में हमेशा बनेगा। ठीक, यहाँ पर हमेशा यही स्थिति प्राप्त होगी कि जब हम उत्तल दर्पण में वस्तु को क्या कहते हैं, प्रत्येक स्थिति में कहीं भी रख लें तो वहाँ पर क्या होगा, स्थिति प्रतिबिंब की जो होगी वो हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वह दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, वह दर्पण व फोकस के बीच ही बनेगा। ठीक, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। तो हम देखते हैं जो हमारी होती, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या R की क्या होती है, आधी होती है। तो हम जानते हैं F बराबर हमारा क्या होता है, R/2 होता है, या हम कह सकते हैं कि 2R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाए, 2F बराबर R हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं 2F बराबर कितना, R, या F बराबर हम कह सकते हैं R/2 कह सकते हैं। ठीक, चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए UV और F में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी
दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरियों में जो संबंध होता है वो 1/f बराबर क्या होता है 1/u + 1/v होता है। u जो है वो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, b जो होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और f क्या है दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक, तो हमारी जो यहाँ पर होती है वो क्या होती है 1/f बराबर 1/u + 1/v होती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम दूसरा चैप्टर यहाँ से फिर देखते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है, प्रकाश का समतल पृष्ठों पर अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का समतल पृष्ठों पर अपवर्तन। अपवर्तन क्या है प्रकाश का, क्या कहते हैं, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है प्रवेश करती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से या अपने प्रारंभिक पथ से वह क्या होती है विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक माध्यम ये है, यहाँ पर वायु है, ठीक, यहाँ पर फिर हमारा जल है, ठीक, और फिर यहाँ मान लीजिए ठोस है या कोई कांच है। देखो जब हम क्या करती है प्रकाश यहाँ होती है तो ऐसे जाती है, और जैसे मान लीजिए जल में वो प्रवेश करी थोड़ी सी इधर क्या होगी झुक जाएगी अभिलंब की ओर, और जब क्या होगी वो ठोस में प्रवेश करेगी तो वो और भी झुक जाएगी। तो इस प्रकार से वो अपने मार्ग, देखो उसको जाना था इधर ऐसे सीधे, लेकिन वो मार्ग से अपने कुछ विचलित हो गई। यहाँ से देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये अपने मार्ग से फिर विचलित हो गई इतना, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखिए, इसके भी 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, देखो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। देखो आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हों। फिर आपतन कोण ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण ज्या साइन आर का जो अनुपात हो एक नियतांक के बराबर हो। ठीक, जैसे यहाँ से हम देखते हैं, तो ये हमारा पहला माध्यम है, तो ये हमारा पहला माध्यम है, ये हमारा क्या है दूसरा माध्यम है। ठीक, जब यहाँ देखिए हमारी एक प्रकाश यहाँ से इसमें घुस रही है तो यहाँ तक ऐसे आई, यहाँ से देखिए फिर ये अपने मार्ग से क्या होगी विचलित हो गई, इसे जाना था ये सर ऐसे सीधे, लेकिन इतना वो क्या हुई अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये जो आपका बनेगा ये आपतन कोण आपतन बिंदु है ये, और ये आपका आपतन कोण है, और ये आपका क्या है अपवर्तन कोण है। तो ये नियतांक बराबर क्या होता है साइन आई और बटे में साइन आर, इसी को हम कहते हैं नियतांक। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो हम कहते हैं कि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो मतलब हमारी क्या होती है साइन आई बटे साइन आर नियतांक प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने निश्चित पथ से थोड़ा सा क्या होती है विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और यही क्या कहलाता है हमारा स्नेल का नियम भी कहलाता है। इस नियतांक से पहले माध्यम में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है n बराबर क्या होता है n2 बटे n1, n2 की वैल्यू क्या है साइन आई और बटे में साइन आर। ठीक, आई क्या है पहला माध्यम में आपतन कोण और आर क्या है दूसरे माध्यम में कोण। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो सघन माध्यम में वह क्या होती है आपतन कोण, जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान क्या होता है 90°। तो उस माध्यम का जो क्रांतिक कोण कहलाता है, जो वह माध्यम होता है वो उसका क्या कहलाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाए तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से में प्रवेश नहीं कर पाती है और सघन माध्यम में ही क्या करती है वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे हमारी कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी एक माध्यम ये है m1 और एक माध्यम m2 ये है, ये हम क्या करते हैं प्रकाश की
यहाँ से एक गुजरती है इस प्रकार से, और जब यहाँ से क्या करती है, इस तल से टकराती है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर वो क्या करती है, 90 अंश का कोण बना देती है। ये आपका आई और ये आपका अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, आर, 90 अंश का अगर बना देता है इसके साथ। ठीक, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और जब हम कोण को बढ़ाते हैं तो ये 90 अंश से थोड़ा सा और अधिक बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में वो क्या करता है कि ये हमारी जो प्रकाश की किरण है, अगर हम इतना कोण पे हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये क्या होता है, ये 90 अंश के साथ साथ ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर होके चला जाता है। मतलब हम कह दें कि हम वह विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करता है, वो वापस उसी दिशा में लौट जाता है। मतलब सघन माध्यम में वो प्रवेश करता है और सघन माध्यम से ही वो वापस लौट जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम 1 और 2 को प्रदर्शित करते हों तो कह रहा क्रांतिक कोण C बराबर साइन C बराबर 1/, क्या होता है, 1/n, या हम कह सकते हैं n1/n2 हो जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म की बात करें, तो किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक तलों के बीच जो स्थित समांग पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म पर आपतित किरण और इसमें से निर्गत किरण के बीच का बना विचलन कोण जो होता है वो डेल्टा कहलाता है। आपतन कोण जो एक विशेष मान के लिए विचलन कोण मान का न्यूनतम हो जाता है, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m कहलाते हैं। अगर हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक देखें तो n बराबर क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m/2 इंटू साइन a/2 हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, a/2 हो जाता है। जहाँ से अगर हम बात करें कि a जो है प्रिज्म का कोण है, डेल्टा m जो है वो अल्पतम विचलन कोण है, और पतले प्रिज्म के उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण जो होता है वो डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a हो जाता है। ठीक, ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अपवर्तनांक के लिए। ठीक, तो इसको खास कर याद रखें कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तो ये हो जाता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और बटे में साइन a/2 होता है। a क्या है, प्रिज्म का कोण, डेल्टा m क्या है, विचलन कोण है। ठीक, अल्पतम विचलन कोण है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर क्या है, 3, लेंस। देखो लेंस कह रहा कि दो अपवर्तक गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। वे लेंस जिनके बीच में मोटा तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब इस प्रकार से कुछ बने होता है, एक ये और एक ये, तो इस प्रकार से जो बना होता है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, वे लेंस जिनके बीच में क्या होता है, पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। जैसे इस प्रकार से अगर कोई लेंस बना हुआ है तो हम इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। लेंस संबंधित परिभाषाएं। देखो प्रकाशित केंद्र, प्रत्येक लेंस के लिए उसके सतह पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित या विस्थापित हुए सीधे बाहर निकल जाती हैं। उसे हम लेंस का क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ से देखा जाए तो ये आपका एक उत्तल लेंस इस प्रकार से बनाया गया है। हमारी कुछ ऐसी किरणें जैसे यहाँ पर देखें तो ये परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार से जाती हैं। ठीक, या परावर्तित होकर इस प्रकार से वो चली जाती हैं, ऐसे यहाँ से आई, यहाँ से ऐसे चली गई, यहाँ से आई तो यहाँ से चली गई, ये आई यहाँ से सीधी चली गई। ठीक, तो ऐसी किरणें जो बिना विचलित हुए सीधे सीधे निकल जाए तो वह बिंदु आपका क्या कहलाता है, प्रकाशित केंद्र कहलाता है। फिर यहाँ से हम देखें फोकस और फोकस अथवा फोकस लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस F2। देखो ये जो आपका होता है मुख्य होता है, ये मुख्य अक्ष पर ये प्रथम फोकस होता है और ये आपका होता है द्वितीय फोकस होता है।
कह रहा गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वे बिंदु जिनसे गुजरने वाली प्रकाश अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, वो अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। अब हम बात करें फोकस दूरी की, तो लेंस की फोकस दूरी जो होती है प्रकाशित केंद्र व फोकस के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। हम बात करें लेंस सूत्र, लेंस के लिए बिंब की दूरी u और बिंब नहीं यहाँ सॉरी वस्तु होगा, ठीक, ये आपका वस्तु होगा। देखो लेंस के लिए वस्तु की दूरी जो होती है वो u होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है जो v होती है, और उसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, f होती है। के संबंध में लेंस का जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर होता है 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। ये होता है क्या, लेंस का फार्मूला। ठीक, यह हम कहते हैं u-v-f में संबंध। देखिए लेंस में सभी दूरियों प्रकाशित केंद्र से ही मापी जाती हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, रेखीय आवर्धन। अगर हम बात करें रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में बिंब की लंबाई, या जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो वो होगा रेखीय आवर्धन, या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और बटे में वस्तु की दूरी, तो वो क्या कहलाती है, रेखीय आवर्धन कहलाती है। फिर देखो यहाँ पर उल्टे प्रतिबिंब की आवर्धन जो होगी वो ऋणात्मक होगी, और सीधे प्रतिबिंब की जो आवर्धन होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। हम फिर बात करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/, लेंस की फोकस दूरी मीटर में रखी जाए तो वही हमारी क्या कहलाती है, उसकी क्षमता कहलाती है, मतलब P बराबर 1/f। और अगर हम लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, डायप्टर होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा लेसन है क्या, मनोनेत्र एवं दृष्टि। मनोनेत्र की अगर हम बात करें देखो मनोनेत्र की बात करें तो नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशक यंत्र है। इस लेंस में प्रोटीन से भरे पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। लेंस में वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जो कि उल्टे होते हैं। रेटिना पर फैले दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना पर ही बने प्रतिबिंब रूप, रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क में होता है। मतलब जो आपका वस्तु दिखाई देता है वो रेटिना पे जाके क्या आता है, उल्टा बनता है, लेकिन आभास के कारण वो हमें सीधा प्रतीत होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हम बात करें नेत्र की सामंजन क्षमता क्या है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेत्र की सामंजन क्षमता बताइए। तो नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र की हम क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, नेत्र से जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो कभी क्या होता है, हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो कभी पास की वस्तु को देखते हैं, तो उसको जो मांसपेशियों द्वारा हम क्या कहते हैं, ताकत लगाते हैं, कभी क्या कहते हैं, पास की वस्तु देखने के लिए, कभी अधिक दूर की वस्तु देखने के लिए, तो जो वहाँ क्षमता लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। तो फिर हम देखते हैं दृष्टि के प्रकार। ठीक, अगर हम बात करते हैं दृष्टि के प्रकार तो दृष्टि दोष। देखो दृष्टि दोष जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक निकट दृष्टि दोष होती है और एक दूर दृष्टि दोष होती है। देखो निकट दृष्टि दोष क्या है, जब कोई वस्तु
व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को देख नहीं सकता है, अर्थात नेत्र की दूर की बिंदु अनंत पर हो न होकर कम दूरी पर आ जाता है तो इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर की वस्तु अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो उसे क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, ठीक, लेकिन दूर की वस्तु से दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष होता है। अगर हम उसकी उपचार की बात करें तो उपचार के लिए उसके हमें कौन सी अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, किसका, अवतल लेंस का, ठीक। चलो फिर हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष। जब कोई वस्तु दूर देख सकता हो परंतु निकट की वस्तु नहीं देख सकता है, नेत्र की निकटतम जो बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है तो कह रहा है इस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का निवारण जो होता है उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा हम उसका उपयोग या निवारण कर सकते हैं, ठीक। हम बात करें कि दूर दृष्टि दोष क्या है, कि हमें दूर की वस्तु दिखाई दे, ठीक, लेकिन पास की वस्तु दिखाई न दे तो हम कह सकते हैं उसे दूर दृष्टि दोष हो गया है, ठीक। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। चलो यहाँ से हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी की, ठीक। जैसे देखो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। वस्तुएं जो होती हैं बड़ी प्रतिबिंबों के रूप में हमें स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं। सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, वो क्या कहता है, किसी भी छोटी दूरी या न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु को हम क्या कहते हैं, बड़ा देख सकते हैं, तो वो हमारा होता क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। फिर हम बात करें नेक्स्ट कि आवर्धन क्षमता क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण तथा उसकी आँख की न्यूनतम दूरी द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें, यदि प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने तथा लेंस की फोकस दूरी f हो तो कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी m बराबर होगी 1 + d/f, ये होती है। फिर अगर हम बात करें प्रतिबिंब अनंत पर हो तो अनंत पे हो तो m बराबर क्या हो जाएगा, d/f हो जाएगा इसकी आवर्धन क्षमता। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगर हम बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो एक ऐसा प्रकाश यंत्र जिसके द्वारा हम अत्यंत छोटी वस्तु के बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं और इसमें वस्तु जो हो अंतिम प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टा एवं बड़ा बनता है। मतलब ऐसा कोई बहुत छोटा, ठीक, उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब किसी भी वस्तु को हम बड़े में देख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो बहुत ही छोटी वस्तु हो उसको हम बड़े में देख सकते हो तो उसका क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा, ठीक। इसकी आवर्धन क्षमता की बात करें, यदि प्रतिबिंब की स्पष्ट न्यूनतम दूरी d पर हो तथा तब इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा, v0 बटे में u0 माइनस के साथ और 1 + d/fe जो होती है ये आइस की होती है, ठीक। जैसे हमारा यहाँ सूक्ष्मदर्शी जो होगा तो यहाँ पर दो फोकस दूरी और 2 लेंस प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमारी अगर बात करते हैं तो सरल सूक्ष्मदर्शी तो आपका सीधे सीधे ऐसे होता है, ठीक, यहाँ पर केवल लेंस लगा होता है। लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होगा इस प्रकार से बना होगा, एक लेंस तो यहाँ लगा होगा, ये आँख की लेंस होगी और एक यहाँ ऑब्जेक्ट की लेंस लगी होगी। तो इसकी जो ये लेंस लगी होती है यहाँ पर ये हमारा FO होता है और यहाँ जो हमारी लगी होती है वो ये FE होता है, ये आँख की होती है, ठीक। जो यहाँ होती है U0 वो क्या होती है, देखो
स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है, अगर यहाँ सूक्ष्मदर्शी की लंबाई देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की जो होती है वो V0 प्लस VE के बराबर होती है। वो मतलब क्या होती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक, जैसे यहाँ पर हमारी कोई वस्तु रखी गई, यहाँ से इसकी क्या होती है? V0 जो होती है, ये यहाँ से इसकी जो प्रतिबिंब बनती है, और U0 जो होती है इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस की दूरी होती है। ठीक, चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि वह वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो। यदि वह वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पे, तो यहाँ इसका आवर्धन क्षमता होगा क्या? आवर्धन क्षमता हो जाएगा कितना? V0 बटे में BO बटे में UO और इंटू में D/FE होता है। अब फिर इस स्थिति में हम सरल सूक्ष्मदर्शी की लंबाई देखिए तो क्या होती है? VO और प्लस FE। और अगर हम सूक्ष्मदर्शी की बात करें जो वस्तु नज़दीक रखी गई हो, तो वहाँ पर VO होगा प्लस UE हो जाएगा। अब UO है जो अदृश्यक लेंस की दूरी, वस्तु की दूरी होती है, और VO जो होती है वो अदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब की दूरी होती है। FE जो होती है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक, नेत्रिका लेंस जैसे भी आपको बताया गया, नेत्रिका लेंस वही है जैसे यहाँ पर एक अगर देखें तो एक ये आपकी हो गई, और इस प्रकार से तो एक लेंस यहाँ प्रयोग किया जाता है जो नेत्र के पास प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम कहें कि यहाँ ये हमारा आँख है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट लेंस लगा होता है, तो ये नेत्रिका लेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है। ठीक, जैसे आप दूरबीन नाम सुने होंगे, वही दूरबीन होता है। ठीक, दूरबीन की तरह होता है, दूरबीन नहीं कह सकते। फिर हम बात करें खगोलीय। देखो, खगोलीय दूरदर्शी यह एक ऐसा प्रकाश यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं अथवा आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, तारे आदि देखा जा सकता है। तो इसकी आवर्धन क्षमता, यदि प्रतिबिंब की स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो D पर हो, तब आवर्धन क्षमता यह बराबर FO बटे में FE और +1 + F बटे में D। तो ये उसकी इसकी आवर्धन क्षमता। अगर हम इसकी स्थिति में देखें, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी? FO + UE के क्या होगी? बराबर होगी। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी स्थिति में अगर हम बात करें, देखो अगर हम दूसरी स्थिति में बात करते हैं, प्रतिबिंब अनंत पर हो। ठीक, अगर प्रतिबिंब अनंत पर है तो हम कहेंगे आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा? FO बटे में FE हो जाएगा। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो होगी FO + FE के बराबर होगी। FO जो है अदृश्यक लेंस और FE जो है वो नेत्रिका लेंस होती है। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, वैद्युत। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे वैद्युत। देखो, वैद्युत क्या है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है। वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलॉम होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश होते हैं या ऋण वैद्युत आवेश होता है, एक धन विद्युत आवेश होते हैं। हम फिर बात करते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किसी चालक में वैद्युत आवेश की प्रवाह की जो दर होती है वही क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर हम बात करें, यदि किसी चालक तार T समय में Q आवेश प्रवाहित होती है तो चालक तार में उत्पन्न धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय या Q बटे T। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा? I × T के बराबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। वैद्युत आवेश वैद्युत धारा गुण वैद्युत समय के बराबर होती है। वैद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलॉम प्रति सेकेंड SI मात्रक, अगर इसकी हम बात करें तो होगा क्या? एम्पियर। फिर हम बात करते हैं वैद्युत विभव। फिर हम क्या बात करें? वैद्युत विभव। देखो, एकांक धनावेशित से अनंत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाए तो कह रहा उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा V बराबर W बटे Q।
फिर वैद्युत विभव V का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या हम कहते हैं SI मात्रक में इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट विभवांतर। तो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम उस बिंदुओं के बीच की क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है यदि किसी चालक में आवेश Q एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य जूल करना पड़े तो उस बिंदु के बीच का विभवांतर जो होगा V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, या हम कह सकते हैं कार्य बटे प्रवाहित आवेश। तो विभवांतर का जो मात्रक होगा वो कूलाम होगा, या हम कह सकते हैं वोल्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वैद्युत ऊर्जा। अगर हम बात करें वैद्युत ऊर्जा की, देखो वैद्युत ऊर्जा किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर क्या होता है, V/Q होता है, विभवांतर इंटू आवेश। वैद्युत ऊर्जा की जो मात्रक होती है वो क्या होती है, जूल होती है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होता है तो उसके द्वारा एक अर्जित ऊर्जा जो होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल की क्या होती है, बराबर होती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ओम का नियम। ओम का नियम देखें तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की वैद्युत अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद, क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ या ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है वो V है, उसमें बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तो कहते हैं I प्रोपोर्शनल V या V प्रोपोर्शनल I। तो V बराबर हम क्या लिखते हैं, R/I लिखते हैं। R एक क्या है, नियतांक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। वैद्युत प्रतिरोध। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक के प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध मतलब हम क्या करते हैं, किसी चालक में वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो तो वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर विभवांतर बटे धारा। अगर हम बात करें प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो वोल्ट एम्पियर या हम कह सकते हैं ओम होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अगर हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जैसे R बराबर R प्रोपोर्शनल L/A या R बराबर ρ/L/A अथवा रो बराबर यहाँ से RA/L, जहाँ रो जो है वो नियतांक है जिसका मान केवल चालक के तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऐसे इसे पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। तो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोधों की संयोजकता। अगर हम प्रतिरोधों की संयोजकता की बात करें तो दो प्रकार के प्रतिरोध आपके जोड़े जाते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरा आपका समांतर क्रम में। जैसे यहाँ देखा जाए इस प्रकार से R1 R2 R3 इस प्रकार से जोड़ा गया है तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा R बराबर मान लीजिए R1 + R2 + R3, ये हमारा होता है श्रेणी क्रम। अगर इस प्रकार से हमारा जोड़ा गया है एक यहाँ R1 R2 R3 तो इसका जो 1/R की मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्राप्त होगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर अगर हम 7 की बात करें तो ये हमारा क्या है, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अगर यहाँ से देखें तो वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप के बढ़ने
की घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। कहते हैं जब हम किसी वैद्युत धारा प्रवाह, जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाह करते हैं तो उसमें ताप के बढ़ने के कारण उसमें प्रभाव होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना जो होती है वही क्या कहलाती है, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाती है। वैद्युत धारा जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव पर क्या करती है, उत्पन्न करती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम वैद्युत ऊर्जा। अगर यहाँ से हम वैद्युत ऊर्जा की बात करें तो किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू आवेश, तो W बराबर कह सकते हैं B इंटू Q। किसी चालक तार की लंबाई T है तो उसमें वैद्युत ऊर्जा जो होगी आपकी वो W बराबर VI/T जूल हो जाएगी, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, I इंटू T हो जाता है। फिर हम बात करें चालक का प्रतिरोध R हो, ओम हो, तो कह रहा तो वैद्युत ऊर्जा तब क्या होगी, तो W बराबर हो जाएगा I²RT, क्योंकि हम जानते हैं B बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है ओम के नियम से। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ से देखें कि हम I की वैल्यू रखें तो I बराबर होता है B/R, तो यहाँ से हम रखेंगे तो W बराबर या वैद्युत ऊर्जा बराबर B²T और बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि यह वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है तथा ऊष्मा की माप कैलोरी में के रूप में की जाती है। ठीक, फिर हम बात करें अर्थात इसकी, अगर हम ऊष्मा की बात करें तो VIT/4.2, अगर हम कैलोरी के रूप में देखते हैं, हीट मतलब ऊष्मा, PI²RT/4.2, I²RT/4.2 और B²T/4.2, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या होगा, कैलोरी में होगा। ठीक, उसकी साथ चलो फिर हमने देखते हैं देखो वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय, W/T, मतलब किसी परिपथ में ऊर्जा की जो व्यय होने की दर होती है वही वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी वैद्युत परिपथ में T सेकेंड में W जूल ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है, तो परिपथ में वैद्युत सामर्थ्य क्या होगा, P बराबर W/T हो जाएगा। फिर अगर इसकी मात्रक की बात करें तो जूल प्रति सेकेंड या हम इसे वाट होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है क्या, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक का अनुभव किया जा सके उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, गॉस, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर हम बात करें किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक, तो उस पर जो कार्यरत बल उस स्थान पर होती है वही उस चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर
या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो दिशा क्षेत्र जो होती है किसी बिंदु पर रखी कंपास की सुई दक्षिण दिशा ध्रुव को क्या करती है, उत्तरी ध्रुव की ओर क्या करती है, खींचती है। ठीक, दक्षिण ध्रुव से वो दक्षिण क्या करती है, उत्तर ध्रुव की ओर खींचती है। ये उसकी क्या होती है, दिशा होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें चलो फिर हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अविरत प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं को हम किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये हमारी एक चुंबक है, तो हमारी ये चुंबक जो होती है, चुंबक के अंदर ये हमारी क्या करती हैं, चुंबक के अंदर हमेशा ये क्या करती हैं, समांतर चलती हैं। ये हमेशा क्या करती हैं, समांतर चलती हैं। ठीक, ये हमारी क्या हमेशा समांतर चलती हैं इस प्रकार से। और जैसे जैसे ये यहाँ से क्या करती है, चुंबक से दूर होती जाती है, इनके बल रेखाओं के बीच की गैपिंग भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और कभी भी ये एक दूसरे को काटती नहीं है। ये क्या करती है, दक्षिण से हमेशा उत्तर की ओर घुसती हैं। ऐसे ही हमारी बल रेखाएं कार्य करती हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं धारावाही प्रणाली का। किसी अचालक पदार्थ के ऊपर जब हम क्या करते हैं, सुचालक तार को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की जो कुंडली होती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्रणालिका कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक अचालक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ऐसे तार बना लपेट कर कुछ एक क्या कहते हैं, प्रणालिका बनाते हैं। तो यही हमारी क्या कहलाता है, धारावाही प्रणालिका कहलाती है। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। अगर माना एक धारावाही चालक की लंबाई L है, जिसमें प्रबल धारा जो है वो I है, वैद्युत धारा बह रही है, और कह रहा है यह धारावाही चुंबक क्षेत्र B में इस प्रकार रखा गया है, तो हम कह सकते हैं धारा की जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से वो क्या करती है, थीटा कोण बनाती है। तो चालक पर कार्यरत बल F बराबर क्या होगा, IVL साइन थीटा की क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं फिर यहाँ से देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम से धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। माना AB एक धारावाही चालक तार है जिनमें धारा I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके छोटे खंड डेल्टा L मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित धारा की दिशा जो हो थीटा कोण बनाती हुई बिंदु P चित्रानुसार। तो बायो सेवर्ट के अनुसार क्या होता है, P पर उत्पन्न धारावाही तार छोटे खंड डेल्टा L के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता B बराबर होती है μ0/4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा बटे R² के बराबर होती है। ठीक, इस प्रकार से मान लीजिए ये आपकी है, एक तार की लंबाई दी गई है। ठीक, इस पे थीटा कोण के साथ ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस पे जो धारावाही चालक की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी वो μ0/4 पाई और इंटू आई इंटू डेल्टा L साइन थीटा बटे R² की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ μ0/4 पाई एक नियतांक है, इसका मान क्या होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अनंत लंबाई के लंबे सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जब लंबे सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः चालक तार के कारण चालक में R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र प्राप्त होता है वो B बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, μ0/2 पाई इंटू आई बटे R के बराबर हो जाती है। फिर हम चलो नेक्स्ट देखते हैं लॉरेंज बल। अगर हम बात करें लॉरेंज बल
दो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित होता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण क्या करता है? गति करता है, मतलब कोई गति कर रहा है तो उस पर कोई एक बल आरोपित होती है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। माना कोई आवेशित कण जो है वो Q है, चुंबकीय क्षेत्र है B है, और क्षेत्र के साथ जो कोण बनाती है वो थीटा कोण बनाती है, और वेग उसकी कितनी है? V है। तो हम कह सकते हैं कण पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर होता है QV sin थीटा होती है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर चैप्टर नंबर आपका 9 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स। अगर हम बात करें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि क्या कह रहा है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या को ही हम क्या कहते हैं? उस पृष्ठ के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब अगर हम क्या कहते हैं, कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसके पास रखे हुए कोई पृष्ठ रखा गया, उसके लंबवत गुजरने वाला जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उन्हीं को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र ए वाला कोई तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणाम है वो बी है चित्रानुसार। जैसे अगर हम देखें नीचे चित्रानुसार रखा गया है, फिर कह रहा है कि दिशा के लंबवत रखा गया है, चुंबकीय का परिणाम बी हो, तो चित्र ए में तो कह रहा है इस तल पे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बराबर क्या होगा? वो वी ए के बराबर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र वी तल के लंबवत ना होकर क्या कहता है? पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाता है, तो कह रहा है तो तल के लंबवत जो देखो यहाँ पर ये लंबवत है, अगर यहाँ पर थीटा कोण बनाता है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक होगा वी ए कॉस थीटा के बराबर होगा, जैसा कि यहाँ पर चित्र 2 में आपको दर्शाया गया है। ये नेक्स्ट में ठीक थीटा कोण बनाता है, तो फाई बराबर क्या होगा? वी ए कॉस थीटा हो जाएगा। फिर हम बात करें कि एमकेएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर होता है अथवा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी फाई बटे ए, अतः चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अर्थात 10 की पावर 4 गॉस के बराबर हो जाता है। फिर हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या प्रेरित विद्युत वाहक बल। कि अगर आप परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वैद्युत ऊर्जा वाहक बल अथवा वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो वैद्युत वाहक बल होता है अथवा वैद्युत धारा उत्पन्न होने वाली की जो घटना होती है उसी को हम वैद्युत चुंबकीय क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। इस प्रकार के उत्पन्न वाहक बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत वाहक बल कहते हैं। कह रहा है यदि कुंडली की परिपथ बंद हो, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा प्रवाहित होती है तो जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं फैराडे का नियम। देखो फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, फैराडे का प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अंतर्गत कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर की क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात हम कहेंगे E बराबर माइनस एन डेल्टा एन बटे डेल्टा टी, जहाँ एन फाई जो है वो होगा कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होगी। फिर अगर हम द्वितीय नियम की बात करें तो फैराडे का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक, ये फैराडे का द्वितीय नियम है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं लेंज का नियम। अगर हम बात करें लेंज का नियम
तो लेंज के नियम के अनुसार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये होता है लेंज का नियम। मतलब हम कह रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो प्रेरण प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसका वो कारण का विरोध करती है जिसके कारण जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न हुई है। इसे हम क्या कहते हैं, लेंज का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। फिर हम बात करें वैद्युत जनित्र। वैद्युत जनित्र क्या होती है? डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। यह फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा, एक दृश्य धारा, डायनमो। अगर यहाँ से हम बात करें दो, यहाँ दृश्य धारा या प्रत्यावर्ती धारा ये दो प्रकार की होती है। दृश्य धारा कह रहा है कि वह धारा जिसके परिणाम स्वरूप दिशा समय के साथ साथ नियत रहती है उसे हम दृश्य धारा कहते हैं। प्राथमिक सेलों, संचायक सेलों तथा दृश्य धारा डायनमो द्वारा दृश्य धारा प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है वह निरंतर शून्य या अधिकतम मानों के बीच बदलती रहती है। कुंडली के पहले आधे चक्कर में क्या करती है, धारा एक दिशा में दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में बहती हैं। इस प्रकार की धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा जो है जनित अथवा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो द्वारा क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक हम आपको फिजिक्स का जितना भी आपका 10 में था पूरा कवर कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हम बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट को कल लेके आएंगे, केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट और फिर बायो का। ठीक, ये पूरी क्लास है फिजिक्स की, पूरी निचोड़। धन्यवाद।